प्रेरणा की बात आती है कि आपने प्रेरणा कहाँ से ली थी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रेरणा का स्रोत परिवार होता है। सबसे पहले तो मेरे पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, परिवार से प्रेरणा ली। गांव फरमाना गांव में गैलावत खाप है, तो वहाँ पर मेरे पापा जी एक प्राइवेट स्कूल में थे और बच्चों को पढ़ाते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। ये संस्कार स्टार्टिंग में परिवार से ही शुरुआत होती है। उसके बाद जब मेरा सफ़र आता है तो मुझे 3 त्रिमूर्ति के तौर पर मुझे गुरुजी मिले, नवीन कुहाड़ जी, प्रदीप डागर जी और राकेश दैया जी, जिनका खुद का इंस्टीट्यूट था, वो चलाते थे। तो उन्होंने मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग किया और वहाँ से मुझे बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। जी। तो परिवार में आप ही अकेले नौकरी करने वाले थे या फिर और भी लोग थे? जब मैं नौकरी लगा था 6 जनवरी 2010 को ज्वाइन किया था, तो मेरे परिवार में मैं एकमात्र व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी लगा था। उसके बाद मेरे भाई ने भी मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया कि वो कबाड़ी की गाड़ी चलाते थे, उससे मुझे पढ़ाया उन्होंने। फिर समय का, प्रकृति का एक ये नियम है कि आप जो प्रकृति को दोगे प्रकृति आपको वापस लौटाएगी। मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया, मेरी मदद करी। उसके बाद जब मैं इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो इसी मुहिम में मेरे बड़े भाई मेरे साथ जुड़े, वो भी बच्चों के साथ पढ़ते थे। परमपिता परमात्मा की दुआ से आज मेरे बड़े भाई भी CTU में चालक के पद पर तैनात है। जी। तो पहले आपने आपके पिता भाई साहब ने आपको पढ़ाया, फिर आपने नौकरी लगने के बाद आपने भाई की मदद की, वो भी जो है सरकारी नौकरी में है। तो अभी जो है आप दिल्ली पुलिस में हैं, बतौर कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल। तो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, और कितने लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो कोई नहीं होता, परमपिता परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। अब तक परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने 350 बच्चों को अडॉप्ट किया है। 350 बच्चों में से 200 से ज़्यादा बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं, जो अलग अलग विभागों में हैं। यहाँ एक मापदंड होता है कि मैं सबसे पहले उस बच्चे को प्रेफरेंस देता हूँ कि जिसके मम्मी पापा देह रूप में विद्यमान नहीं है, या तो मम्मी नहीं है या पापा नहीं है, दोनों नहीं है। सेकंड प्रेफरेंस उसको देता हूँ मैं कि जो मजदूरी करते हैं बच्चे, दिहाड़ी करते हैं, वेटर का काम करते हैं। और थर्ड पे मैं छोटे ज़मींदारों के जो बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट करता हूँ। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं भाई ज़मीन जायदाद उनको नाम करवाता हूँ, एजुकेशन के तौर पर अडॉप्ट करता हूँ और उन बच्चों को अपने पास रखता हूँ। जब तक वो नौकरी नहीं लगते हैं, उनकी शिक्षा से लेकर, रहने से लेकर, खाने पीने से लेकर, फिजिकल एक्टिविटी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उन्हीं बच्चों को मैं एक संदेश के तौर पर बताता हूँ कि भाई मेरी फीस है, और फीस ये है कि अगर यहाँ से आप कामयाब हो जाते हो तो एक बच्चा 2 गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाएगा, जिनमें से एक आपकी जाति का होगा, एक दूसरी जाति का होगा, ताकि ये भाईचारा भी हमारे बीच में बना रहे। पढ़ाने के साथ साथ जैसे भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड भी हमने तैयार किया हुआ है, जहाँ पर बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है। एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइब्रेरी खोल रखी है, एक आपकी पाठशाला के नाम से हमने पाठशाला खोल रखी है। 2-3 फ्लैट्स किराए पर हैं, जिस पे बच्चे रहते हैं, खाते पीते हैं और वहीं पे अपना रेस्ट करते हैं, और फिर पाठशाला में आ जाते हैं। पाठशाला के बाद वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी के बाद फिर सभी बच्चे ग्राउंड्स के लिए टाइम होता है तो ग्राउंड में जाते हैं। तो पढ़ाने के लिए सिर्फ आप ही हैं या कुछ और भी टीचर रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए? कौन कौन सहयोग करता है? और एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि इतने बच्चों को रखने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंशियली कैसे अरेंजमेंट होता है? बात पढ़ाने की, स्टार्टिंग में मैं स्वयं पढ़ाता था, मेरी मिसेज पढ़ाती थी। उसके बाद जो साथी नौकरी लगते हुए चले गए, तो उन्हीं साथियों में से मैं बच्चों को तैयार करता था, टॉपिक देता था। जब मैं ड्यूटी पे होता था तो बच्चे तैयारी करके उन बच्चों को पढ़ाते थे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज मेरे साथ दिल्ली पुलिस से एक हेड कांस्टेबल, मेरे बड़े भाई ही मान लो, सोनू देसवाल जी हैं, जो मेरे साथ मिलकर जब मैं ड्यूटी पे नहीं होता हूँ तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो ड्यूटी पे होते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ। एक फैकल्टी तैयार कर रखी है। आप जैसे साथी जुड़ते हैं, जिसको जो सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो वहाँ पर रखता है आके। आपकी पाठशाला के नाम से हमने एक पाठशाला खोल रखी है। जी। तो अभी लगभग कितने लोग आपसे सफल हो चुके हैं? क्या वो लोग भी आप लोगों को सहयोग करते हैं जो सफल हो चुके हैं, सरकारी नौकरी में हैं? अब तक जैसे मैंने बताया है कि 350 बच्चों का एक आंकड़ा बताया है। ये आंकड़ा वो है जो बच्चे वहाँ पे ही रहते हैं। अदरवाइज तो सैकड़ों बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और नौकरी लग जाते हैं। अब तक 200 प्लस बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पर अलग अलग विभागों में हैं। और बात है जुड़ने की, तो
भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम इंसानियत के नाते उन बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनकी इंसानियत जागती है तो बच्चे साथ जुड़ जाते हैं, वरना जिम्मेवारी के बोझ से वो बच्चे भी इस समाज की भागदौड़ में ही लगे रहते हैं। जी। तो इन सब नेक काम को करने के लिए परिवार की बहुत ज़रूरत होती है। तो शादी हुई है, आप जैसा बता रहे हैं आपकी, तो पत्नी का सहयोग कैसे मिलता है? क्योंकि आप जो है अपना वेतन तो इस नेक कार्य में लगा देते हैं, तो पत्नी का क्या रिएक्शन रहता है? देखो, ये एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया चलेगा दूसरा नहीं चलेगा तो गाड़ी दौड़ेगी नहीं। लेकिन इसमें क्या है, मेरी पत्नी का सहयोग इसमें भरपूर रहता है, क्योंकि मैं अपनी सैलरी यहाँ लगाता हूँ तो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो उसकी सैलरी से घर का परिवार का जो भी है वो चलता है। मेरी 2015 में शादी हुई थी, तो मिसिज वहाँ आने के बाद उन बच्चों को देखते हुए उसने तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद आज वे एचपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। आज ये मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं और जो सोनीपत में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और साथ साथ परिवार को तो वही संभालती हैं। तो मेरा परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत कम योगदान है, मैं समाज की गतिविधियों में लगा रहता हूँ, सारे परिवार को वो संभालती है। तो क्या वो भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा आपके इस नेक कार्य में लगाती हैं? मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने 8वां फेरा लिया था कि भाई 8वां फेरा ये था कि मैं अपनी नेक कमाई का 5% हिस्सा, 5% मेरी पत्नी अगर जॉब लग जाती है तो हम 10% हिस्सा गरीब बच्चों के एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे। अब उन्होंने मेरे को ये बागडोर दे दी कि आप समाज की गतिविधियों का कार्य करो और मैं अपने परिवार की गतिविधियों का कार्य करती हूँ। तो मैं अपनी सैलरी का 100% हिस्सा बच्चों के ऊपर लगाता हूँ। तो पत्नी का भी इसमें सहयोग है कि 100% देने के लिए मुझे बोलती है, तो तभी तो मैं कर पाता हूँ, वरना नहीं कर पाऊंगा मैं। जी। तो दूसरों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखो, समाज में जब हम चलते हैं, हम पैदा होते हैं, तो कहते हैं कि छोटा जीवन जो होता है जीना, जीवन के लिए अपमान होता है, तो उद्देश्य बड़ा होना चाहिए जीवन का। जैसे मैं अपना आइडियल जो मानता हूँ, मैं आईपीएस संजय कुमार सैन जी हम उनका आइडियल मानता हूँ, और वो मेरे आइडियल नहीं, हज़ारों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं कि भाई निशाना साधना है तो ना चांद का साध दो, अगर चूक भी गया तो सितारों को तो जाकर लगेगा ही। तो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत वो हैं, उनसे मैंने प्रेरणा ली। तो आपके जीवन में, हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत आपके आसपास ही होता है। हीरोज प्रेरणा का स्रोत नहीं होते हैं। आपके समाज में जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो समाज को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन मिला है तो इसको बड़े शानदार तरीके से जीना चाहिए। किसी की मदद करो, किसी की आप खाने से मदद कर सकते हो, एजुकेशन से मदद कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अगर आप समाज में किसी को शिक्षित करते हो तो सिर्फ उसको शिक्षित नहीं करते हो, आप उसकी 3 पीढ़ियों को शिक्षित कर रहे हो। और जब 3 पीढ़ियाँ शिक्षित होंगी, समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगी, तो समाज भी उन्नति करेगा, प्रगति करेगा और देश भी उन्नति करेगा। तो मेरा सभी से यही एक अनुरोध है, ईटीवी भारत के सभी साथियों से भी अनुरोध है और इनके प्रशंसकों से भी अनुरोध है कि अपने जीवन में कम से कम एक गरीब बच्चे को जरूर पढ़ाएं, जरूरतमंद बच्चे को जरूर पढ़ाएं, और साथ ही साथ जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। क्योंकि हम भागदौड़ की जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं पैसा कमाने के चक्कर में कि जिसका जीवन है ये सबको पता, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसी दौरान हम क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में हम पैसा जोड़ते हैं और पैसा बिल्कुल साथ नहीं जाता। ये कटु सत्य है। आपके साथ जब आप अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो कम से कम जब आपकी अंतिम यात्रा होती है, आपका दाह संस्कार होता है, आप एक पेड़ की लकड़ी जरूर लेके जाते। कम से कम इतना तो हम करके जाएं कि एक पौधा लगाएं और उसको पेड़ बनाएं, ताकि हमारे साथ वो पेड़ जा सके। जी। आपकी इस नेक कार्य की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? कहाँ कहाँ से आपको सम्मान मिल चुका है? सबसे बड़ा सम्मान तो आत्मसंतुष्टि होती है, वो आत्मसंतुष्टि है। अगर सम्मानों की लिस्ट की बात करें, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हरियाणा सरकार है, उन्होंने अवार्ड दिया है। जैसे गुजरात के राज्यपाल है देवव्रत आर्य जी, उन्होंने अवार्ड दिया है। हमारा दिल्ली पुलिस किस्सा खाकी का राइज विद खाकी, वहाँ से अवार्ड मिल चुका है। बॉलीवुड की टीम खुद आई थी, बॉलीवुड की टीम ने मुझे प्रोत्साहन के तौर पर अवार्ड दिया था, वहाँ से मिल चुका है। सेवा भारती पद्म भूषण 2023 ओम बिरला जी के हाथों से सम्मान मिल चुका है। और आप जैसे साथियों का जो सम्मान रहता है, एक छोटी सी आवाज़ को जन आवाज़ बनाते हैं, इससे बड़ा सम्मान शायद मैं किसी को नहीं मानता। आइए, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने जीवन का कीमती समय मुझे दिया और मेरी सोच को एक जन आंदोलन बना के, जन आवाज़ बना के लोगों तक पहुँचाई। आपका और मेरा ये जो समय है, अगर एक युवा साथी भी इससे प्रेरणा लेता है तो आज हमारा मिलना सफल है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान
ये है कि आप मुझे यहाँ बुलाते हो और मेरी आवाज़ को जन आवाज़ बनाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अमित लाठिया जी ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष में पढ़ाई की और वो नौकरी में गए, उसके बाद गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने भाई को भी पढ़ाया और बड़े भाई को भी इस काबिल बनाया कि आज वो सरकारी नौकरी में है। पत्नी भी उनकी जो है इनके काम से ही प्रेरित होकर पढ़ाई में आई, शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज वो भी मैथ की प्रोफेसर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। तो आज जो है करीब 200 बच्चों को अमित जो है पढ़ाकर उनको सरकारी नौकरी तक पहुंचा चुके हैं और उनका एक मैसेज है कि जो है कोई हर इंसान कम से कम एक बच्चे को पढ़ाए, मुफ्त में शिक्षा दे। जो काबिल है वो शिक्षा दे सकता है, जो पैसे दे सकता है वो पैसे से भी या किसी अन्य तरीके से किसी न किसी की मदद कर सकता है। इसके साथ ही एक पौधा जरूर लगाए ताकि जो है अंतिम यात्रा में उनके साथ जो लकड़ी जा रही वो अपने लकड़ी का पेड़ पैदा कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।